आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें 13 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जैसे आपने देखा है मोदी जी के सरकार में ये दूसरे कार्यकाल में एक तरह से निर्णयों की झड़ी लगी है, क्योंकि देश को तेजी से विकसित करने के लिए जो भी निर्णय जरूरी है वो मंत्री मंडल करती है। पहला बड़ा निर्णय है महिलाओं के सशक्तिकरण का और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल इस सत्र में लाने का एक प्रस्ताव हुआ है, जिसकी मूल जानकारी स्मृति जी आपको देगी। ये 24 हफ्ते की छुट्टी हो या 24 हफ्ते के तक का ये भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने का निर्णय हो, अनेक निर्णय ऐसे या सरोगेसी बिल हो, तो इतने निर्णय किए है मोदी सरकार ने, वो दुनिया के देश भी उसको नवाज रहे हैं। दूसरा निर्णय है फसल बीमा के बारे में। 5.5 करोड़ किसान जिन्होंने बीमा लिया है, एक ही आंकड़ा बताऊंगा, 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने भरे और 60,000 करोड़ रुपए उनको कॉम्पेंसेशन में मिले। तो इतनी किसानों में लोकप्रिय हुई योजना में कुछ नए सुधार, किसान हितैषी सुधार करने का आज निर्णय लिया, जिसकी जानकारी आपको नरेंद्र सिंह तोमर जी देंगे। आज किसानों के बारे में दूसरा भी एक निर्णय हुआ कि फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, तो किसान उत्पादक संघ, ये तैयार करने का जो 10,000 का लक्ष्य है, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम बना है और उसकी भी जानकारी तोमर जी देंगे। किसानों के लिए और भी एक निर्णय हुआ है, वो है डेयरी किसानों को ये आज उनका इंटरेस्ट सबवेंशन जो 2% सब्सिडी मिलती थी वो 2.5% करने का निर्णय हुआ। इसका फायदा 95 लाख किसानों को मिलेगा। इसमें 28,000 बल्क मिल्क कूलर्स और 140 लाख लीटर्स पर डे एडिशनल मिल्क चिलिंग कैपेसिटी ये तैयार होगी। 210 मेट्रिक टन पर डे मिल्क ड्राइंग पाउडर तैयार होगी और मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन और क्रिएशन ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 126 लाख लीटर रोज होगी। ये कुल मिला के 4,458 करोड़ का प्रोजेक्ट है डेयरी के सुधार में, और ये जैसे मैंने कहा 95 लाख किसानों को लाभ देने वाला ये प्रोग्राम है और ये एक अपनी श्वेत क्रांति को दूसरे अगले चरण पे ले जा रही है, व्हाइट रेवोल्यूशन एट द नेक्स्ट लेवल। इसके बाद स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री जी की 2014 से बेहद लोकप्रिय जन आंदोलन रहा है स्वच्छ भारत, जिसमें देश के सभी लोग, संस्था, गांव, शहर, कस्बे और सरकार की सारी एजेंसियां ये पूरी तरह से जुटी है और इसलिए आपने देखा 5 साल में देश ओपन डिफेकेशन फ्री हो गया। यह सामान्य अचीवमेंट नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 करोड़ टॉयलेट और 10 करोड़ टॉयलेट का एक बहुत महत्व है
और इसमें यह स्वच्छ भारत की अब दूसरा चरण आया, जिसमें ओडीएफ प्लस का मतलब है कि देहातों में भी जो कचरा प्लास्टिक का हो, दूसरा गीला कचरा हो, तो सब कचरे का निष्पादन भी ठीक तरीके से हो, ये जरूरी है। और इसलिए ये स्वच्छ भारत का दूसरे फेज का निर्णय हुआ है। इसमें पर्यावरण मंत्रालय, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स होते हैं वो पर्यावरण मंत्रालय के होते हैं, लेकिन वो और जो मंत्रालय है स्वच्छता के बारे में, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और उसके कारण स्वच्छ भारत का एक अब तक केवल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल टाउन्स और उसके आसपास जो ग्राम पंचायत है उन्हीं को ये लागू था, अब बदल गया है। अब सभी देहातों में भी ये लागू होगा और इसलिए स्वच्छ भारत का एक दूसरा अध्याय हमें देखने को मिलेगा। एक बड़ा निर्णय हुआ है टेक्नोलॉजी ग्रुप स्थापन करने का। टेक्नोलॉजी ग्रुप स्थापन करने का निर्णय साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी के द्वारा एक प्रारूप तैयार किया गया और सभी गवर्नेंस में एक पारदर्शिता आए और इतनी टेक्नोलॉजी प्रगत हुई है उसका उपयोग हो। इसके लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर सुशासन कैसे होता है, ये इसमें किया जाएगा काम। और इसलिए इस टेक्नोलॉजी ग्रुप में सभी प्रकार के विशेषज्ञ रहेंगे और किसी भी मंत्रालय को, किसी भी विभाग को, किसी भी पीएसयू को और आगे चल के किसी भी इंडस्ट्री को भी टेक्नोलॉजी के बारे में सलाह देने का काम ये टेक्नोलॉजी ग्रुप करेगा। ये एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप है और इसमें ये तकनीक के आधार पर कैसे, आज क्या है, आज हर डिपार्टमेंट में या मंत्रालय में अपने अपने तरीके से नई टेक्नोलॉजी लाते, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो सचमुच में सबसे लेटेस्ट है, सबसे उपयोगी है या नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को जांचने की कैपेसिटी हर मंत्रालय में नहीं होती है, हर पीएसयू में नहीं होती है। तो ये सबको एक एडवाइजर पॉलिसी में भी, प्रोक्योरमेंट में भी और उसका संचालन करने में भी ये टेक्नोलॉजी ग्रुप काम करेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक अहमदाबाद की बहुत प्रसिद्ध संस्था भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, आज उसका लाभ विभिन्न संस्थाएं, 19 राज्य और 25 मंत्रालय ले रहे, जिससे स्पेस से आने वाले सभी स्रोतों का ठीक उपयोग होता है। ऐसे में ये भास्कराचार्य स्पेस सेंटर को अब नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट करके काम करेगी। अब ये एक स्टेट की थे, अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट करके काम करेगी और इसका लाभ सभी को मिलेगा और इसका विस्तार भी होगा, एक नई कैपेसिटी तैयार होगी। इसलिए भास्कराचार्य का जो निर्णय है वो भी महत्वपूर्ण है। एक और निर्णय में 22वें लॉ कमीशन का गठन का भी निर्णय हुआ है। सो दिस विल बी 22nd लॉ कमीशन which will definitely
क्योंकि नए नए कानूनों के बारे में सोचना, पुराने कौन से कानून इररिलेवेंट हुए हैं वो विड्रॉ करने की सिफारिश करना, सरकार को कानून के बारे में कोई सलाह लगी तो वो देना, ये लॉ कमीशन का हमेशा काम होता है। ये काम अब ये कमीशन करेगा। उसके साथ साथ 5 MOUs भी साइन हुए हैं, उसके बारे में निर्णय हुआ। सेबी और इंग्लैंड, इनके बीच में इन्वेस्टमेंट फंड डायरेक्शन के बारे में एक MOU हो रहा है। नेपाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, इनके बीच में CA के एक दूसरे की क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करने की एक व्यवस्था तैयार की है। इंडिया और अंगोला का एक हेल्थ के विषय में है, और अमेरिका के साथ 2 MOUs तय हुए हैं, एक मेंटल हेल्थ के बारे में और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो आज के ये बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। मैं पहले तुम मर्जी माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय जावड़ेकर जी ने आज मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उनको विस्तार से आप सबके समक्ष रखा है। प्रमुख रूप से 2 निर्णय मेरे मंत्रालय से संबंधित हैं। मैं उनके बारे में कुछ जानकारी आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको परिवर्तित किया था और एक सक्षम योजना करके किसानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच देने का सदप्रयत्न मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के अंतर्गत कुल बुआई का जो रकबा है उसका 30% बीमित हुआ। साथ ही पिछले दिनों में किसानों का जो प्रीमियम है वह प्रीमियम 13,000 करोड़ रुपया जमा हुआ, लेकिन किसानों को नुकसान का भुगतान यह 60,000 करोड़ रुपया हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी योजना रहती है उसमें कभी कभी प्रश्न खड़े होते रहते हैं, और इसलिए ये योजना चल भी रही थी, लेकिन जब जब विमर्श होता था किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, तो कई प्रकार के सवाल आते रहते थे। प्रधानमंत्री जी के पास जब ये सब पहुंचता था तो प्रधानमंत्री को लगता था कि भाई सबसे बात करने के बाद अगर और योजना को परिमार्जित किया जा सकता है तो इस दिशा में हमको तीसरे वर्ष करना ही चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषयों को लेकर मंत्रालय ने सभी संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श के उपरांत कुछ संशोधन करके निर्णय लिए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है। अभी तक जो लोग लोनी किसान होते थे उनका बीमा अनिवार्य था, जिनकी संख्या लगभग 58% पिछले दिनों में रही है, और जो गैर लोनी किसान रहते थे उनकी संख्या 42% रही है।
जो 2015 से पहले 5% हुआ करती थी। लेकिन फिर भी राज्यों को, किसान संगठनों को, किसानों को लगता था कि इस योजना को स्वैच्छिक किया जाना चाहिए। तो आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब ये योजना स्वैच्छिक है और लोग स्वेच्छा से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अभी तक इस योजना का जो प्रीमियम की हिस्सेदारी थी वो 50% केंद्र और 50% राज्य की थी। तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, छोटे भी हैं, उनके आय के साधन भी थोड़े कम हैं और इसलिए वो मैचिंग ग्रांट मिलाने में तकलीफ महसूस करते थे और नॉर्थ ईस्ट को जितना हम मदद करना चाहते हैं उस उतनी अपेक्षित मदद नहीं कर पाते थे। इसलिए आज यह भी निर्णय हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के हित में अब यह जो रेशो रहेगा प्रीमियम का वो 90 केंद्र का रहेगा, 10 राज्य का रहेगा। प्रमुख रूप से आज ये फैसला किया गया है। दूसरा, अभी तक इस योजना में प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था नहीं थी, तो 3% योजना की राशि ये प्रशासनिक व्यवस्था के लिए रहेगी, जिसके कारण अब जो थोड़ी बहुत दिक्कतें राज्यों में और सब जगह आती थी उससे भी मुक्ति मिल सकेगी। पिछले बार जब हमने योजना बनाई थी तो उस समय निश्चित हुआ था कि राज्य इसके लिए टेंडर बुला सकते हैं और एजेंसी निश्चित कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी उनके यहाँ फसल बीमा में काम करेगी। और ये भी विकल्प उनको दिया था कि वो 1 साल का टेंडर बुलाएं या 2 साल का बुलाएं या 3 साल का बुलाएं। लेकिन पिछले 3 वर्षों में ये अनुभव आया है कि जहाँ जहाँ 1 साल का टेंडर बुलाया गया वहाँ काफ़ी तकलीफें हुई और विलम्ब में भी भुगतान हुआ। बाद में जब दोबारा टेंडर करने की नौबत आई तो उसमें भी काफ़ी विलम्ब हुआ। और इसलिए इस बार जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो जो भी राज्य टेंडर बुलाएंगे वो 3 साल के लिए ही उन्हें बुलाना होगा। यह अनिवार्यता हम लोगों ने इसमें सुनिश्चित कर दी है। दूसरा, आकलन में और निपटान में कई बार बहुत दिक्कतें पैदा होती थी। इसमें राज्यों की प्रीमियम जमा होना ये भी एक कारण रहता था। आकलन में राज्य और कंपनी में मेल नहीं होना ये भी एक कारण रहता था और इसलिए इस बार स्मार्ट सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है और ये भी तय किया गया है कि प्रौद्योगिकी के आधार पर ही भुगतान का निपटान किया जाएगा और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग इस योजना के संचालन की दृष्टि से हम लोग करेंगे। खरीफ में 31 मार्च और रबी की फसल में 30 सितंबर तक ये राज्यों को अपने हिस्से का प्रीमियम अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जो राज्य इसमें लापरवाही बरतेंगे वो इस योजना में ज्वाइन करने की उनको अनुमति नहीं रहेगी। दूसरा, हम लोग कोशिश करेंगे इस बार जो तय किया है कि मौसम और उपग्रह संकेतों आदि का उपयोग करके फसल का आकलन की 2 चरणीय व्यवस्था करेंगे। पहला चरण होगा जिसमें इस प्रकार से आकलन किया जाएगा और अगर मौसम की स्थिति बिल्कुल ठीक है तो फिर फसल कटाई के कार्यक्रम पर नहीं किया जाएगा और अगर मौसम की स्थिति कहीं नीचे ऊपर दिखाई देती है तो फिर दूसरे चरण का भी उसमें आकलन किया जाएगा। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि फसल बीमा योजना पर जो प्रश्न खड़े हुए थे उन प्रश्नों का पूरी तरह समाधान करने का प्रयत्न
इन निर्णयों के माध्यम से किया गया है। और मैं आप सब के माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकाधिक संख्या में वो इस फसल बीमा को स्वेच्छा से ज्वाइन करें। लेकिन इस इंश्योरेंस स्कीम के प्रति भी थोड़ी धारणा बदलनी चाहिए। आमतौर पर जब हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस तो सुरक्षा के लिए कराते हैं, लेकिन आमतौर पर कोई ईश्वर से कामना नहीं करता कि इंश्योरेंस का लाभ मुझे मिलना चाहिए। हर आदमी सुरक्षित रहने के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसलिए किसानों को भी आगे बढ़ के ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि मुसीबत आए तो ये सुरक्षा कवच के रूप में काम करे। इस दृष्टि से हम जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, नीचे तक प्रचार प्रसार भी करेंगे। पहले साल थोड़ा संख्या घटबढ़ हो सकती है, लेकिन आगे ये योजना अच्छी चलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा, जैसा जावड़ेकर साहब ने बताया कि कृषक उत्पादक संगठन, बजट में भी हमारा घोषणा थी कि 10,000 एफपीओ हम पूरे देश में बनाएंगे। इसका निर्णय आज हो गया है और इसको क्रियान्वित करने के लिए 19-20 से लेकर 23-24 तक 4,496 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन किसी भी एफपीओ को विकसित करने में 2-3 साल का समय लग ही जाता है, और इसलिए यह भी विचार किया गया कि अभी शुरू करेंगे तो 23-24 तक एफपीओ खड़ा हो पाएगा। लेकिन जैसे ही खड़ा होगा, फिर अगर उससे सहायता वापस ले ली जाएगी तो उसकी निरंतरता बनाए रखने में कठिनाई होगी। इसलिए 24-25 से 27-28 तक मदद करने के लिए 2,370 करोड़ रुपया, ऐसा कुल मिला के इस पूरी परियोजना के लिए 6,866 करोड़ रुपया, इसकी स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने हम लोगों को दी है। एफपीओ बनाने में एसएफएसी, एनसीडीसी और नाबार्ड, ये 3 एजेंसियां हैं जो निश्चित रूप से एफपीओ को प्रोत्साहित करेंगी। और एक बिजनेस संगठन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम जोड़ेंगे, जो सारा उस क्षेत्र की किसानों की मैपिंग करेगा, फसलों की मैपिंग करेगा, और एक उपज एक जिला, ऐसे एफपीओ कैसे जोड़ सकते हैं, इस दृष्टि से उन सबको मार्गदर्शन देगा। यह निर्णय भी आज हुआ है। कृषक उत्पाद संगठन में सदस्यों की संख्या मैदानी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 300 होगी और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनके लिए 100 होगी। आवश्यकता पड़ेगी तो बीच में मंत्रालय से चर्चा करके इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। आकांक्षी जिलों की दृष्टि से आप सबने देखा है कि प्रधानमंत्री जी का ये प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और उन्होंने इस पर बल दिया। 115 आकांक्षी जिले जिनमें स्पेशल सारी योजनाओं का अमल हो और सैचुरेशन मोड में आए और देश के बाकी जिलों के बराबरी पर वो खड़े हो सके, इस दृष्टि से सभी योजनाओं का मुख एक तौर से आकांक्षी जिलों की ओर है। इसलिए हम लोगों ने भी कृषि की दृष्टि से आकांक्षी जिलों में 1500 एफपीओ बनाए जाएं, इसका प्रावधान किया है कि कम से कम एक ब्लॉक में एक एफपीओ हर हालत में बन जाए। यह कोशिश हम लोग करेंगे। किसानों के इन संगठनों को क्रेडिट मिल सके, इसलिए 1,000 करोड़ रुपया नाबार्ड और एनसीडीसी 500 करोड़ रुपया, ऐसे 1,500 करोड़ रुपए का ये क्रेडिट फंड उनके लिए उपलब्ध रहेगा। जब जब उनको आवश्यकता पड़ेगी, उनकी आवश्यकता के अनुरूप यह उपलब्धता इन लोगों के लिए रहेगी। ये कृषि उत्पाद संगठन है, इनका विशेष रूप से फोकस आदिवासी क्षेत्रों पर भी रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ गरीबी भी है, लेकिन वहाँ जंगल भी हैं। जंगल हैं तो वनोपज बहुतायत में है
और वन में रहने वाला आदिवासी वन उपज को इकट्ठा भी करता है, लेकिन उसको उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए ये एफपीओ बनेंगे तो वो लोग इस उत्पाद का उचित मूल्य भी प्राप्त कर सकेंगे, उसको प्रोसेस किया जा सकता है, पैकेजिंग किया जा सकता है, लेबलिंग किया जा सकता है, उसके विपणन की ठीक व्यवस्था की जा सकती है। तो इस दृष्टि से आदिवासी क्षेत्र में एक तौर से ये एफपीओ उनके जीवन स्तर में एक अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इस पूरे निर्णय से एक तो किसान की आमदनी दोगुनी करना, जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, इस लक्ष्य की ओर पूरा कृषि क्षेत्र बहुत तीव्र गति से प्रगति की ओर बढ़ेगा और किसानों की लागत भी कम होगी, क्योंकि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे तो उनको खाद खरीदना है तो थोक के भाव मिलेगा, बीज खरीदना है तो थोक के भाव मिलेगा, अगर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उपकरण खरीदना है तो वो अधिक सब्सिडी के हकदार होंगे, तो लागत में भी कमी आएगी। और कुल मिला के 10,000 एफपीओ जो नए बनेंगे, उनमें हम लोगों ने जो अनुमान किया है लगभग इसमें 1.5 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो ये एफपीओ का जो अभियान है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत उनकी दृढ़ संकल्पना के कारण आज बजट प्रावधान भी हो गया है, पूरी योजना भी बन गई है, कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है और आने वाले कल में जब ये पूरा लागू होगी तो कृषि के क्षेत्र में एकदम क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यही बात मैं आप सबके मध्य इस मौके पर रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति जी। सॉइल हेल्थ कार्ड डे के उपलक्ष्य में गत 5 वर्षों में देश के 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो इसका लाभ मिला है, सर्वप्रथम हम सबकी ओर से उनका विशेष मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत की कैबिनेट ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसको अगर हम सरोगेसी रेगुलेशन बिल, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल की दृष्टि से देखें तो ये निर्णय which is the introduction of assisted reproductive technology regulation bill 2020, ये तीनों निर्णय भारत को अब विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स में विश्व में गवर्नेंस लीडर के रूप में स्थापित करेगा। 2020 will indeed be the decade of Indian women, and today when I speak about the decision of the cabinet with regards to assisted reproductive technology regulation bill 2020, some of the highlights that I seek to share with you are as follows. This bill hopes to establish a national registry and registration authority which will be applicable to all clinics and medical professionals who operate and serve in the field of assisted reproductive technology. This bill envisages constitution under subsection 1 of section 15 of the Surrogacy Act of a national board and similarly a state board which will help implement the legal framework for assisted reproductive technology and all those implementing agencies that function in India. This proposal also seeks to protect the reproductive rights not only of the commissioning couple but also the lady who will be a part of this process. This particular decision of the cabinet seeks a central database in the country through which details of all clinics and banks, including the nature, type of services provided, outcome of the services provided, will be obtained on a regular basis. The data generated from the National Registry will also be used for research purposes in this particular segment
of health. As a woman today, I'm extremely proud to say that sex determination and sex selection is now prohibited specifically under this proposal of the cabinet. Ensuring confidentiality of commissioning couples, women and donors will also be done under the aegis of this proposal of the cabinet. As I said, ladies and gentlemen, looking at the context of the Surrogacy Regulation Bill 2020, Medical Termination Pregnancy Amendment Bill 2020, and now the Cabinet's proposal passed under the leadership of Shri Narendra Modi, the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020, these three decisions of the Union Cabinet signify that India has taken a decision to support the reproductive rights of women and also ensure that a legal framework is set up so that children are no longer exploited. इस बिल में ये प्रावधान भी है कि जो एम्ब्रियो की सेल और ट्रैफिकिंग में भाग लेगा उसके ऊपर 10 लाख का पहले इंस्टेंस में जुर्माना होगा, दूसरे इंस्टेंस में 12 साल तक की कैद का भी इसमें प्रावधान है। एक बार फिर महिला मंत्री और देश की एक महिला नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान को गवर्नेंस लीडर बनाते हुए इन निर्णयों के लिए मैं विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूं। बहुत विस्तार से और अच्छी जानकारी दी है, इसलिए आपके सवाल हो गए ही नहीं है तो जल्दी पूछिए। नहीं है, नो वन, रियली ग्रेटफुल। हाँ, किसी को भी पूछना। हाँ, नहीं, कोरोना वायरस इशू हर बैठक में उसका अपडेट दिया जाता है और भारत ने जो प्रभावी कदम उठाए हैं इसका और दुनिया में क्या स्थिति है इसकी अपडेट करते हैं। हुआ because AGR जो इशू आया है that has created a lot of problem for the telecom आज sector. 13 निर्णयों जो हुए उसकी जानकारी हमने तीनों ने दी है, तो इसलिए और चर्चा नहीं हुई। CCS की बैठक होती है, आपको उसकी खबरें मिलने की एक व्यवस्था है, मिलती है। नहीं, एक IPR 2 MOU की बात हुई, बाकी वो अलग एक विजिट है, उसमें क्या होना है उसका कार्यक्रम अलग से आएगा। So can you Which SEBI? नहीं, ओल्ड नहीं है, ये नया एग्रीमेंट है सेबी का और इसलिए इसमें रिपीटेशन नहीं है वो। Sir, you said that cabinet taken a decision on the formation of 22nd Law Commission. Can you tell us more about it? I mean, chairperson and the terms of condition. चेयरपर्सन एक होंगे, 4 सदस्य होंगे परमानेंट, 5 लोग पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। जैसे लॉ कमीशन हर बार होता है वैसे ही उनका काम रहेगा, चलेगा और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं। लॉ कमीशन देश में कानून के सुधारों में लॉ कमीशन का बहुत योगदान रहा है। ये भी लॉ कमीशन जो होगा 22वां, वो भी निश्चित रूप से देश के कानूनों की निश्चित और अधिक योगदान करेंगे। नहीं, डिले नहीं, जल्दी किया सर दिस वो ठीक है ना। सर लेफ्ट साइड और स्मृति जी, आपको एक सवाल केवल यही है, क्या वो यूपीए सरकार में जो मुंबई घटना हुई थी आतंकवादी हिंदू टेरर का जो आरोप लगा था, बुक आई है, उस पर कोई चर्चा हुई? अगर नहीं हुई तो इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप और स्मृति जी, जो हिंदू टेरर बोला गया था? नहीं, हम आज देखो, हम रोज आपको मिलते हैं, आपके हर सवालों का जवाब देते हैं, तो
तो आज हम कैबिनेट के निर्णयों का जानकारी देने के लिए है, और इतना सारा मटेरियल आपको दिया है, तो क्या क्या लिखोगे कल? Sir, left side. This side. This side. हाँ, टेक्नोलॉजी ग्रुप. हाँ, sir, टेक्नोलॉजी. this side. You want in English? No. टेक्नोलॉजी ग्रुप एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उनके सिफारिश के आधार पर ये किया गया. ये पाया गया कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, शासन में भी आ रही है, उद्योगों में आ रही है, लेकिन उसका अगर एक जगह सही विचार नहीं होगा तो कौन क्या खरीद रहा है, वेदर वो रेलेवेंट है, मॉडर्न है, अपडेटेड है, उपयोगी है, इसका फैसला करने के लिए कोई विशेषज्ञ चाहिए. तो ये वो बॉडी है. प्रोक्यूरमेंट करना है तो कहाँ से करना, कौन से करना, क्या करना, इसका भी सलाह देंगे. और आगे चल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज, इनको सबको एक जगह लाके ये सुशासन में रूपांतर करते हुए ये पारदर्शिता लाना और कार्यक्षमता बढ़ाना, ये उसका मकसद है, और ये करिए. Sir, one question from this side, sir. Left side. Sir, this side. Sir, one question from Tomar ji, that you have said that the government has taken several decisions for the welfare of farmers, but there are reports that government will be opening dairy and poultry sector for the US companies. So do you think that the interest of the farmers will not be, how they will be protected when these sectors are opened up for the foreign? देखो, भारत में निवेश होना एक अलग बात है, लेकिन हर चीज हम जो निर्णय करते हैं वो किसानों का हित ही उसमें सर्वोपरि होता है, भारतीय कृषि का और भारतीय किसानों का. यही हमारी नीति है, दूसरी नीति नहीं है. Who is going to constitute the farmers' productivity organizations at the panchayat level, at the district level? Who is going to constitute it? ये जो कृषि उत्पाद संघ हैं, इनको सभी ब्लॉकों में कम से कम ये कोशिश की जाएगी कि एक ब्लॉक में 2 तो हो ही, उससे अधिक भी हो सकते हैं. इसको भी हम लोग करेंगे, और साथ ही कृषि और पंचायत और ग्रामीण विकास ये कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं. जैसे कृषि उत्पाद संघ है तो ग्रामीण विकास में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं तो उनको भी इसी आधार पर हम लोग जोड़ के उनकी आजीविका को भी बढ़ाने का काम पहले से भी करते आ रहे हैं. चूंकि अब ये योजना सीधा बन गई है, क्योंकि इससे पहले भी ये प्रयोग होते थे, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं थी. अन्य अन्य योजनाओं में रास्ता निकाल के कुछ कुछ जगह ये काम किया जाता था. तो पंचायत, कृषि, ग्रामीण विकास, इसको जोड़कर ही आगे बढ़ेंगे. मैम सरोगेसी बिल को लेकर सवाल था कि राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी बना था इसको लेकर, उसी हाउस में इसको लेकर विवाद था, तो क्या जो सेलेक्ट कमेटी ने जो सुझाव दिए उसको सरकार ने इस बिल में अडॉप्ट किया है क्या? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सरोगेसी बिल को जब प्रस्तुत किया गया और कमेटी का जो विषय आया वो सरकार की ओर से प्रस्ताव आया था, क्योंकि सरकार चाहती थी कि इस पे व्यापक चर्चा हो और सभी राजनीतिक दल अथवा सामाजिक संस्थान अथवा इंडिविजुअल महिला या फिर इंडिविजुअल नागरिक अपनी कोई भूमिका रखना चाहे तो वो भी रख सकता है. और एक व्यापक चर्चा के बाद टेबल हुई है रिपोर्ट. मैं क्योंकि वो रिपोर्ट अब हाउस की प्रॉपर्टी है, उसके संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी जितनी चर्चा हुई है मंत्री के नाते, उसमें ART बिल आए ये भी एक वहां से बहुत बड़ा एक निवेदन था. और मुझे इस बात की खुशी है कि अगला सेशन आने से पहले ही उस निवेदन को और उस विषय को प्रधानमंत्री जी ने सुना और उसका समाधान दिया. मैम, we are ensuring that it is about the marriageable age and under the age of 50, and yes, and we are also ensuring that there were challenges with regards to the legal rights of the child born, and hence the couple to whom the child will be given and the child will be raised by, the couple's legal rights will be manifested in the child. मैम ये जो 24 हफ्तों की जो प्रेगनेंसी वाला जो इशू है, इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये किस बिल का पार्ट होगा, इस पे क्या प्रॉब्लम थी? ये अपने आप में एक अलग प्रावधान है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की दृष्टि से विश्व भर में
कई देशों में द्वंद्व चलता है कि एक महिला को उसके ही अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स पर अधिकार है या नहीं। एक हिंदुस्तानी महिला होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश में महिला के इस विषय के संबंध में पुरुषों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना साथ दिया और देश के प्रधानमंत्री ने इसमें अपना नेतृत्व दिखाया। ये विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए एक जीवन दान बनेगा जिनका रेप होता है, और चूंकि एक समय अवधि उनको बांध देता है तो कई केसेस ऐसे सामने आए जिसमें रेपिस्ट के बच्चे को जन्म देने का एक बीड़ा उस महिला को उठाना पड़ता है। इंसेस्ट के कई केसेस आते हैं, कई केसेस ऐसे आते हैं जहां पर महिला जाती है कोर्ट में धक्के खाती है क्योंकि वो चाहती है कि उसको पता है कि एक एब्नॉर्मैलिटी है उसके फीटस के साथ, लेकिन एक समय अवधि उसके पास नहीं होती निर्धारित जिसके अंतर्गत वो इस पीड़ा से कोई समाधान प्राप्त कर सके। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का जो बिल है वो अपने आप में अलग है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का बिल अपने आप में अलग है। और मैं दोबारा दोहराती हूँ, ये सारे कदम और विशेष जो सरोगेसी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, अगर आप विश्व के किसी भी देश को आज देख लीजिए, हिंदुस्तान उसमें सबसे प्रोग्रेसिव भूमिका में नजर आएगा, जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में औरत के रिप्रोडक्टिव राइट्स को सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों ने या समाज ने भी पल्ला नहीं झाड़ा, सरकार ने भी कदम से कदम मिलाया।